नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की सियासत में चाचाओं और भतीजाओं के बीच टकराव का एक इतिहास रहा है। कई मिसालें देखने मिलती हैं। साल 2005 में भतीजे राज ठाकरे ने अपने चाचा बाल ठाकरे से बगावत कर दी, शिवसेना से बाहर निकल गए और अपनी अलग पार्टी बना ली, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और अगर अभी पिछले साल की ही बात करें तो भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत कर ली, और ना केवल बगावत कर ली बल्कि जो पार्टी का नाम था, आधिकारिक नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और जो चुनाव चिन्ह था घड़ी का, वो भी अपने साथ ले गए। अब इसी कड़ी में एक और मिसाल आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने मिल सकती है, जब टकराव होगा एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का उनके भतीजे आदित्य ठाकरे के साथ। आदित्य ठाकरे दक्षिण मुंबई की वर्ली सीट से विधायक हैं, और इस बार ऐसी चर्चा हो रही है कि एमएनएस उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। पिछली बार 2019 में राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि वो अपने भतीजे आदित्य के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारने वाले हैं, लेकिन इस बार मामला ऐसा नहीं है। तो इस बार मामला है क्या और ऐसी स्थिति क्यों बनी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े मुंबई ब्यूरो चीफ एनडीटीवी के साथ में मौजूद हैं। तो रौनक, ये बताइए कि अगर एमएनएस ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया आदित्य के सामने, तो आदित्य के लिए ये चुनाव जीतना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितनी जोखिम भरी परिस्थिति हो जाएगी उनके लिए? जी देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक और चाचा भतीजा महाराष्ट्र के आप भूल गए, वो है गोपीनाथ मुंडे और धनंजय मुंडे। उनके बीच में भी जो है वो इसी तरह की लड़ाई जो है देखने को मिली। लेकिन उस पर आ जाते हैं कि वर्ली की स्थिति क्या होगी। देखिए, 2019 में जब आदित्य ठाकरे विधायक बने, जिस तरह से विधायक होने के पहले वो एक युवा नेता के तौर पर बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, लोगों से मिलनसार, इस तरह का उनकी एक इमेज जो है वो देखने को मिलती थी। लेकिन वो विधायक बने और तुरंत उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री बन गए। उसके बाद से उनकी जिस तरह से काम करने की शैली रही है, मीडिया के सामने आकर किसी के खिलाफ तंज कसने की जो उनकी स्टाइल रही है, और ज्यादातर देखने को मिला है कि आदित्य ठाकरे जब चुनाव मैदान में उतर रहे थे तो राज ठाकरे ने उन्हें वॉकओवर देने का जो है वो ऐलान कर दिया, वहां पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं दिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में उनके बयान ऐसे, और खास तौर से राज ठाकरे की पार्टी को लेकर देखने को मिले, जिसने राज ठाकरे को कहीं ना कहीं आहत कर दिया है, उनके कैडर को भी आहत कर दिया है। और इसीलिए 2 हफ्ते पहले संदीप देशपांडे, जो कि एमएनएस पार्टी के नेता है, वैसे तो उनका ताल्लुक दादर माहिम विधानसभा में ज्यादा आता है, 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ खास कामयाबी उन्हें नहीं मिली, लेकिन वो राज ठाकरे से मुलाकात करते हैं और उसके बाद संकेत देना शुरू करते हैं कि वो वर्ली विधानसभा से आदित्य ठाकरे के सामने ताल ठोकने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी जोखिम संदीप देशपांडे क्यों रह रहे? तो लोकसभा चुनाव के नतीजों का जो सैंपल फिलहाल सामने निकल कर आया है, उसमें ये दिखा है कि दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट में वर्ली, जहां से का जो सेगमेंट है, हाँ, वर्ली का जो सेगमेंट है, जहां से आपको भी पता है कि महज 6000 से जो है वो वहां पर उनको लीड मिल सके, और वो भी आदित्य ठाकरे यहां से विधायक है। और केवल मैं आपको बताऊं कि आदित्य ठाकरे विधायक होने से लोग वहां पर सवाल उठा रहे, ऐसा नहीं। सचिन अहिर विधान परिषद से सदस्य है, इसके पहले एनसीपी कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके, आपको पता है कि किस तरह का नेटवर्क सचिन अहिर का वहां पर है। सुनील शिंदे, एक और बड़ा नाम, जो कि विधान परिषद में शिवसेना से सदस्य है। तो 3 विधायक होने के बाद भी अरविंद सावंत को केवल 6000 की लीड। तो क्या लोगों का गुस्सा आदित्य ठाकरे पर है? इसीलिए अब उनको घेरने की तैयारी वहां पर शुरू हो गई है। अमित ठाकरे पिछले दिनों वर्ली में गए, उन्होंने अब लोगों से संपर्क करना शुरू किया संदीप देशपांडे के लिए। अब अमित ठाकरे भी वहां पर घूम रहे। तो मुझे लगता है कि आदित्य ठाकरे कहीं ना कहीं वहां पर घिर रहे। कोविड के दौरान हमको याद है कि कोलीवाड़ा इलाके में सबसे ज्यादा लोग जो है वो कोविड के दौरान वहां शिकार हुए थे। अगर इस बार का डेटा देखें जो 2024 के लोकसभा चुनाव में आए, कोलीवाड़ा जो कि हमेशा शिवसेना के साथ रहा, वहां पर सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान उद्धव ठाकरे की पार्टी को उठाना पड़ा है। और ये कहीं ना कहीं सैंपल दिखाता, हाई राइज टावर्स में भी जो है वो शिवसेना शिंदे के कैंडिडेट्स को अच्छा मतदान जो है वो देखने को मिला है। तो बीजेपी की भी उम्मीदें बढ़ गई है। अब देखना है कि बीजेपी एमएनएस ये लोकसभा चुनाव में तो कहीं ना कहीं आपको बीजेपी पर रौनक में आऊंगा, लेकिन मुझे ये समझना है कि आखिर इस दौरान ऐसा क्या हुआ। मतलब कि एक बात तो सही है कि 2019 में आदित्य ठाकरे इतने परिपक्व राजनेता नहीं बने थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से
शिवसेना के रंग में रंग गए हैं, शिवसेना की स्टाइल में भाषण भी देते हैं, वैसे बयान भी देते हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ बोल दिया उन्होंने कि उनके चाचा जी को बातें चुभ गई? किस तरह के बयान आए उनके? जी देखिए, एक तो उन्होंने बयान दिया कि एमएनएस कोई पार्टी नहीं है। ओह। एक तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो मेरे सामने लड़ेंगे तो डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह के बयान थे जिसने कहीं ना कहीं चाचा राज ठाकरे को आहत कर दिया, और खास तौर से उनका कैडर भी। हमने देखा कि जिस वक्त एमएनएस चुनाव नहीं लड़ती तो बहुत ज्यादा उनका वोट जो है दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं होता है, वो शिवसेना कैंडिडेट को ज्यादा शिफ्ट होता दिखता है। लेकिन इस बार के चुनाव में हमने देखा कि जिस तरह के बयान आदित्य ठाकरे के रहे, चुनाव के दौरान इस तरह से एनालिसिस भी किया जा रहा था कि एमएनएस का वोट बहुत ज्यादा शिफ्ट इधर नहीं होगा, वो उद्धव ठाकरे की तरफ जा सकता है, क्योंकि उनका भी वो मराठी कार्ड रहा ही है, मोदी विरोध रहा ही है, तो हो सकता है कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट वहां चले जाए। लेकिन एमएनएस के कैडर ने इस बार जो महायुति गठबंधन के कैंडिडेट्स थे उनको कहीं ना कहीं मदद की, उनकी कैंपेन भी की है, और उसका फायदा भी महायुति को कई जगहों पर देखने को मिला है। और वर्ली में भी जहां पर एमएनएस की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, और उन मतदाताओं में जहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे कल्टीवेट करने की सोचती है, उसी जमीन पर ये भी खेलते हैं। और मुझे लगता है इसका विधानसभा चुनाव इस बार वर्ली का सबकी नजर रहेगी। अगर वाकई में एमएनएस वहां से चुनावी मैदान में उतरती है तो आदित्य ठाकरे के लिए मुकाबला बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। एक तो आदित्य ठाकरे ने, आपने बताया कि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया बढ़ चढ़कर, और वो चुभा राज ठाकरे को। खुद उद्धव ठाकरे ने भी जो है, राज ठाकरे ने जो बिन शर्त समर्थन दिया बीजेपी को लोकसभा चुनाव में, उस बात को भी जो है उद्धव ठाकरे ने बड़े मजाकिया ढंग से अपनी सभा में पेश किया, और उसकी वजह से भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच की कटुता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। तो एक वो भी कारण हम मान सकते हैं। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की स्टाइल रही है, वर्ड प्ले करने की उनकी एक स्टाइल रही है। वो जब भी भाषण देने आते हैं, हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी को भी वर्ड प्ले कर कर तंज करने की कोशिश करते हैं। और राज ठाकरे, चूंकि अब चुनाव के नतीजे आ गए थे और शिवसेना का स्थापना दिवस का मौका था, और हमने एक अच्छा मौका था, उनका क्राउड भी उनके सामने था जो कि ताली बजा दे उनके एक एक भाषण पर, और देखा गया कि बहुत ज्यादा कामयाबी महायुति को नहीं भी मिली है। तो उनको तो उन्होंने निशाने पर लिया ही, लेकिन जो बिन शर्त, जिसको उन्होंने शर्ट कह दिया और राज ठाकरे की तौहीन करने की कोशिश की है, और ये भी बयान कहीं ना कहीं एमएनएस को चुभा है। और निश्चित तौर पर ये मुकाबला न केवल वर्ली में, मैं तो कहता हूँ मुंबई में कई सीटों पर एमएनएस जो है वो कड़ा मुकाबला इस बार देगी, ऐसा एक एनालिसिस जो है वो देखने को मिल रहा है। रौनक, एनालिसिस की बात की आपने भी, ये भी कहा कि बीजेपी भी जो है गुंजाइश देख रही है इस सीट पर। तो क्या कुछ बीजेपी इस तरह की उम्मीद लगाए बैठी है कि अगर यहाँ से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर आदित्य ठाकरे होते हैं, फिर अगर एमएनएस अपना उम्मीदवार यहाँ पर उतारती है, तो इस इलाके के जो मराठी वोट हैं वो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो नॉन मराठी वोट हैं, जैसे बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय भी हैं, यहाँ पर गुजराती मारवाड़ी भी हैं, यूपी बिहार के लोग भी हैं, तो बीजेपी को क्या ऐसा लग रहा है कि वो वोट हम ले लेंगे अगर मराठी वोट बढ़ गए, तो उनके भरोसे जो है बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार यहाँ से उतार दे? और बीजेपी में भी हमने कल ही मुलाकात की एक ऐसे शख्स से जो कि होपफुल है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि उनका नाम भी अगर हमने लिया तो कोई बहुत ज्यादा उन्हें नुकसान होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि संतोष पांडे पिछले 2 बार से वहां पर दही हंडी का उत्सव भी अपने एक उनके फाउंडेशन के जरिए वहां पर करते आए हैं, और वो अपने आप को वहां पर ये प्रस्तुत भी कर रहे हैं कि वहां के एक नेता के तौर पर वो उभर रहे। अब सवाल ये है कि अगर संतोष पांडे को वहां पर बीजेपी टिकट देती है, क्या शिंदे ये सीट छोड़ने के लिए तैयार है? क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि अभी एकनाथ शिंदे का ये दावा है कि वर्ली में जो वोटिंग हुई वो धनुष्य बाण को हुई है, और धनुष्य बाण उनके पास है, और इसीलिए लोग चाहते हैं कि धनुष्य बाण का कैंडिडेट अगर हो तो वो एकनाथ शिंदे को बड़ी चुनौती दे सकते हैं। अभी तो काफी दिन बाकी है, देखना होगा कि महायुति में बीजेपी ये जगह लेती है या फिर ये जगह एकनाथ शिंदे के पास जाती है। अब किसके पास ये सीट जाती है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या उत्तर भारतीय वहां पर इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, मुझे लगता है कि वहां पर मराठी वोट बैंक ज्यादा है। आप भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर मराठी वोट बैंक बढ़ जाता है तो वो फ्रेगमेंटेड हो जाता है एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच। और एक सिनेरियो मान लीजिए कि अगर महायुति की भी सभी पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, मान लीजिए कि वहां से बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना में गठबंधन नहीं होता है,
कि ये लोग पोस्ट पोल अलायंस के बारे में सोचें और दोनों ही अपने उम्मीदवार उतारते हैं, फिर तो एक तरह से मराठी वोट जो है 3-4 पार्टियों में बट जाएंगे। तो ऐसे में जो नॉन मराठी वोट्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, वो भी एक अहम भूमिका निभाएंगे। जी बिल्कुल, वहां पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर मराठी वोट का डिवाइड होता है तो निश्चित तौर पर वहां पर जो उत्तर भारतीय एक बड़ा फैक्टर जो है वो सामने निकल कर आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी, बीजेपी के लोग वहां पर आस लगाए बैठे कि वो सीट उन्हें मिलेगी। लेकिन जिस तरह के आंकड़े एकनाथ शिंदे, मैं आपको बता दूं कि शनिवार को देर रात को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने बताने की कोशिश की कि जिन 13 सीटों पर शिवसेना बनाम शिवसेना के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें से 7 सीटें एकनाथ शिंदे जीते। उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत किए कि जहां पर उनके कैंडिडेट्स की जीत हुई है वो मार्जिन उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट की जीत से काफी ज्यादा का मार्जिन है और उनको ये लगता है कि ये सब कुछ धनुष्य बाण को और एकनाथ शिंदे के काम को मतदान हुआ है, लिहाजा उन्हें इस बार ज्यादा सीटें मिले। और मुझे लगता है कि वर्ली की सीट तो एकनाथ शिंदे अपने पास रखना ज्यादा चाहेंगे क्योंकि उन्हें आदित्य ठाकरे को भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज देने में अलग मजा आएगा। हाँ, क्योंकि वो एक सिंबॉलिक विक्ट्री भी होगी अगर आदित्य ठाकरे वहां से। लेकिन एक सवाल ये भी है, गेम में ट्विस्ट आ सकता है, कहानी में ट्विस्ट आ सकता है कि मान लीजिए कि ये हाइपोथेसिस है फिलहाल, क्योंकि अभी तो सीटों पर कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट में काफी वक्त है कि आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से चुनाव ही ना लड़े और किसी और सीट पर चले जाएं। नहीं, ऐसी इस तरह की गॉसिप जो है वो राजनीतिक कॉरिडोर में होती रही है, लेकिन आदित्य ठाकरे जिस तरह के लीडर है और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मैदान छोड़ने वाले खिलाड़ी नहीं है। वो फुटबॉल का गेम बड़े अच्छे से जानते हैं और मुझे लगता है कि अभी भले ही वहां पर 6,000 की ही लीड मिल पाई हो, लेकिन अगर कैंडिडेट आदित्य ठाकरे होंगे तो ये लड़ाई जो है थोड़ी और दिलचस्प हो जाएगी। आदित्य ठाकरे को हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले भी लोग जो है वो पसंद करते हैं। उनको लगता है कि अपनी बात उनकी लैंग्वेज में अच्छे से समझ सकता है, अच्छी बात रख सकता है। और वर्ली में जिस तरह से चारों तरफ वर्ली वहां पर विकास होता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी उसकी नींव जो है रखी गई है। हमने देखा कि कोस्टल रोड की वजह से पूरा वर्ली का नक्शा जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो अभी वर्ली से कनेक्टर बन रहा है अटल सेतु के लिए, उसमें भी बड़ा काम, बड़ी भूमिका आदित्य ठाकरे की रही है। रोज फॉलोअप उन्होंने किया है। कोविड के दौरान भी वो महानगर पालिका के अधिकारियों से लगातार मिलते रहे। तो ऐसा नहीं है कि आदित्य ठाकरे का वहां पर काम नहीं। अगर आदित्य ठाकरे कैंडिडेट होंगे तो अच्छी फाइट उनकी तरफ से भी रहेगी। तो रौनक, अभी इसी हफ्ते से महाराष्ट्र विधान सभा का जो है मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या माना जाए कि जैसे ही ये मॉनसून सत्र खत्म होगा तो दोनों ही गठबंधनों में सीटों के बंटवारे पर चर्चा शुरू हो जाएगी, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? मेरी जानकारी तो ये है कि महाविकास आघाड़ी की लगभग सीटों के बंटवारे पर जो बातचीत है वो अब आखिरी दौर में आ पहुंची है। आखिरी दौर में आ पहुंची है। इसलिए मैं पहली बैठक तो अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही हुई थी, जब लेकिन जो बड़े नेता खासतौर से शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे, इनकी लगभग सहमति हो चुकी है। इनके मन में वो आंकड़े हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि 96 इस तरह का कुछ सीट बंटवारा हो सकता है। तो ये आप एक बड़ी बात बता रहे हैं कि एक संभावित फॉर्मूला है जो रौनक बता रहे हैं, 96 का, जो कि महाविकास आघाड़ी जिस पर अपने उम्मीदवारों को उतार सकती है। और ये एक बड़ी बात है कि महाविकास आघाड़ी आखिरी दौर में है सीट शेयरिंग की चर्चा को लेकर, जैसे कि रौनक की जानकारी है। तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होगा हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें एनडीटीवी इंडिया पर।